Very good morning to all of you. I, Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 4, that is Wave Propagation. And the today's topic of discussion is Sky Wave Propagation. In the last lecture, we had studied concept of wave propagation and ground wave propagation with its advantages and disadvantages. I hope everyone understand about ground wave propagation. The learning outcomes such as after the completion of this course, learners will be able to, it means you will be able to describe with sketches propagation mode of the given type of radio waves. Whatever the different types of radio waves you have used, you can able to describe the propagation mode with particular sketch. Describe the properties of the given specified ionospheric layer. Here we will going to study about ionospheric layer. Explain the parameters and properties of the given types of propagation mode. So, what is sky wave propagation? क्या होता है sky wave propagation? देखो, here the diagram shows sky wave propagation. Diagram shows the sky wave propagation which consists of the Earth's surface, transmitting antenna, receiving point, and the different layers of ionosphere. First of all, क्या कहा जाता, क्यों इसको स्काई वेव प्रोपैगेशन कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टाइप ऑफ रेडियो वेव प्रोपैगेशन. क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रेडियो वेव प्रोपैगेशन. अभी प्रोपैगेशन मतलब क्या कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सिग्नल रेडिएट होके रिटर्न आते हैं तो सिग्नल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपैगेट होते हैं. क्या होते हैं? फॉरवर्ड होते हैं, ट्रैवल होते हैं. दैट इज नथिंग बट द प्रोपैगेट. अबे प्रोपैगेशन अगर स्काई में हो रहा है तो सिग्नल भी कहाँ ट्रैवल हो गए? हाइट पे हो गए. मतलब एक पर्टिकुलर लेयर जो है वहां पे आप लोगों के सिग्नल क्या होने वाले हैं? ट्रैवल होने वाले हैं. तो देखो सबसे पहले इन द स्काई वेव प्रोपैगेशन, इन द स्काई वेव प्रोपैगेशन the signals are transmitted or travels in the upper atmosphere. कहाँ पे जाता है? upper atmosphere में जाता है. where it is bent, जहाँ से वो bent होना शुरू होता है. तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे सिग्नल मेरे ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रांसमिट होना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे सिग्नल वहां पे कितनी हाइट थी अपनी? 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज. अभी 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के आगे सिग्नल ट्रैवल होने वाले. तो जैसे ये सिग्नल 3 मेगाहर्ट्ज के आगे ट्रैवल होते जाएंगे, दैट सिग्नल कम्स इनटू द आयोनोस्फेरिक लेयर. कहाँ पे आएंगे? आयोनोस्फेरिक लेयर. और आयोनोस्फेरिक लेयर में जैसे ही आएंगे सिग्नल बेंट होना शुरू करेंगे. क्या करेंगे? बेंट होना शुरू करेंगे. मतलब सिग्नल मतलब डिसअपियर नहीं होने वाले. सिग्नल्स आर क्या करेंगे? टच करेंगे आयोनोस्फेरिक लेयर को एंड रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. और ये क्यों होता है? तो रिफ्लेक्शन जो होता है सिग्नल का, दैट टोटल रिफ्लेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ आयोनोस्फीयर. तो ये होता है स्काई वेव प्रोपैगेशन. स्काई वेव प्रोपैगेशन कहाँ से आगे बढ़ता है? फ्रॉम 3 मेगाहर्ट्ज टू ऑनवर्ड्स. अभी जैसे ही 3 मेगाहर्ट्ज के साथ ट्रैवल करके आगे बढ़ेगा, दैट टचेस टुवर्ड्स दिस आयोनोस्फेरिक लेयर. आयोनोस्फेरिक लेयर मतलब क्या? एक मतलब अपने अर्थ सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगे. That layers are nothing but your ionospheric layer. ठीक है? तो ये आयोनोस्फेरिक लेयर में जैसे ही आपके सिग्नल ट्रैवल होना शुरू हो गए, वैसे ही आपके सिग्नल आर रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. क्लियर? तो
देखो ये क्या होता है, द वेव, ये जो है अपना द वेव विच प्रोपैगेट थ्रू अ एटमॉस्फेयर। प्रोपैगेट होना मतलब ट्रैवल करना। अ वेव विच प्रोपैगेट थ्रू अ एटमॉस्फेयर एंड आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द आयोनोस्फीयर। कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है अपना? बाय द आयोनोस्फीयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। कहाँ से होता है? ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। देन मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन। स्काई वेव प्रोपैगेशन कहाँ पे यूज होता है? फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एज इट कंसिस्ट ऑफ मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप लोगों ने ईएम वेव को ट्रैवल किया, ईएम वेव आयोनोस्फेरिक लेयर को टच करके वहां से रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, मतलब इट स्टार्ट्स बेंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ स्काई वेव प्रोपैगेशन। समझ में आए? तो क्या होता है स्काई वेव प्रोपैगेशन? सबसे पहले इट इज अ टाइप ऑफ रेडियो वेव प्रोपैगेशन। प्रोपैगेट करना मतलब ट्रैवल करना। सबसे पहले वेव एटमॉस्फेयर पे ट्रैवल करेगा, जैसे ही आयोनोस्फीयर में एंटर होगा दैट कम्स बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। क्लियर? देख आयोनोस्फीयर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये आयोनोस्फीयर क्या होता है। देखो दिस डायग्राम शोज द आयोनोस्फीयर। क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब आयोनोस्फीयर ऑन द बेसिस ऑफ लेयर एंड स्केच। क्लियर? तो सबसे पहले जब भी कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं सन के तरफ से, विल आयोनाइज। क्या होता है? आयोनाइज होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस की तरफ आना शुरू होते तो आयोनोस्फीयर लेयर में जितने भी लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होना शुरू होते। सो इसके कारण क्या होता है, जो वेव्स है या फिर आयोनाइजेशन के कारण एटमॉस्फेयर बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, जिसके कारण उसमें जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, जिसके कारण अपना एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज होना शुरू होता है। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट 4 डिफरेंट लेयर्स है। सबसे पहले डी लेयर, ई लेयर, F1 एंड F2। F रीजन में आप लोगों को 2 लेयर दिखाई देंगे, दिस इज द F1 एंड दिस इज द F2। क्लियर? इतना क्लियर है? सो अभी होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे अपन डी लेयर की। डी लेयर जो है वो सबसे लोअर साइड में एग्जिस्ट करता है। इट इज अवे फ्रॉम वेरी फ्यू डिस्टेंस अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। So the D layer is the lowest existing जिसकी हाइट मिनिमम 70 किलोमीटर के आसपास होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है? तो जैसे जैसे आप लोगों का एक पर्टिकुलर आयोनाइजेशन होने के कारण एक जैसे जैसे सन के तरफ से हाइट पे एक पर्टिकुलर हाइट पे रेज आना शुरू हो गए, वैसे वैसे डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन बढ़ती जाएंगी। क्लियर? और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे आयोनाइजेशन की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, जो कि रहती है दोपहर में। आप लोगों ने देखा है जब आप लोग 12 बजे बाहर निकलते हो तो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आपके बॉडी में अटैक करता है। बराबर है? क्यों? क्योंकि आपके पास से डी लेयर जो है वो बहुत कम डिस्टेंस पे है, मतलब डी लेयर जो है वो बहुत कम डिस्टेंस में होने के कारण आप लोगों को सनलाइट क्लियरली दिखता है। और ये कब होता है? सिर्फ दोपहर के 12 बजे। वही अगर आप रात के टाइम पे अगर देखोगे तो वो डिसअपियर हो जाता है, होता है। तो वही डी लेयर लोवेस्ट डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करने के कारण वो वहां क्या होता है, जो आपकी आयोनाइजेशन की डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है दोपहर 12 बजे के आसपास, और रात में वो डिसअपियर होता है। तो दिस इज अबाउट द डी लेयर।
देन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे आप लोगों को और एक लेयर दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड एज अ ई लेयर, जिसको क्या बोलेंगे अपन, ई लेयर। तो जैसे ये 70 किलोमीटर की दूरी पे एग्जिस्ट करता है, वहां से थोड़ा अगर आप आगे जाओगे, मतलब अप टू 100 किलोमीटर पे आप लोगों को मिलेगा क्या, ई लेयर। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ई लेयर। इट इज अल्सो डिसअपियर्स एट नाइट, ये भी आप लोगों को क्या करेगा, रात में नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो भी आप लोगों के आयोनोस्फीयर में आयंस और होल्स होते हैं, मतलब आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन दोनों का रिकम्बिनेशन होता है। क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके एटमॉस्फेयर में जो आयंस और मॉलिक्यूल्स है उसका क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा। क्यों, दिस इज ड्यू टू द absence ऑफ रेडिएशन। वहां पे रेडिएशन हो रहा है क्या, कोई भी सिग्नल रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, या फिर कोई अलग अलग सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं क्या, नहीं। वहां पे क्या हो रहा है, absence होने के कारण वो जो सिग्नल है वहां पे सनलाइट नाइट के टाइम पे नहीं दिखेंगी, क्लियर, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये हो गया ई लेयर के बारे में। दैट कम्स टुवर्ड्स द आप लोगों के पास और F1 एंड F2। अभी देखो F1 एंड F2 कैसा होता है, ये आप लोगों को उससे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे कितना था, 100 किलोमीटर का, और F1 का डिस्टेंस रहता है 180 किलोमीटर का, और जिसकी थिकनेस रहती है अप टू 20 किलोमीटर, मतलब लेयर की थिकनेस कितनी रहती है, अप टू 20 किलोमीटर। और ये जो रहता है ये एग्जिस्ट करता है डे टाइम पे एज वेल एज द नाइट टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंबाइंस विथ F2 लेयर। मतलब सबसे पहले F1 तो डे टाइम में आपको दिखेगा ही, क्योंकि वहां पे आप लोगों को डिसअपियर कब होगा, डे टाइम में तो आपको सभी लेयर दिख रही है, सिर्फ डिसअपियर डी एंड ई आप लोगों के नाइट में डिसअपियर हो रहे हैं। बट वही अगर आप F1 और F2 के बारे में सोचोगे तो वो नाइट में भी आपको दिखेंगे, क्योंकि वो F1 एंड F2 गेटिंग मिक्स विद द ईच अदर, जिसके कारण वहां पे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है और इलेक्ट्रिकली चार्ज होना शुरू होता है, जिसके कारण आप लोगों को F1 एंड F2 दोनों टाइम में दिखना शुरू होता है। क्लियर एवरीवन, सो दिस इज अ आयोनोस्फीयर लेयर। क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को लिखना है कि आयोनोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द 4 डिफरेंट लेयर्स DE F1 एंड F2। तो क्या होता है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों के जैसे जैसे आयोनाइजेशन की डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे आप लोगों का एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज होना शुरू होता है, और ये जो आयोनोस्फीयर है इज टोटली बेस्ड अपॉन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम्स फ्रॉम द सन। Clear everyone? So this is all about the ionosphere. This part it is nothing but the some parameters or definitions related to the sky wave propagation. तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रही है, इस डायग्राम पे से ही आप लोगों को सभी डेफिनेशंस को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्चुअल हाइट। अभी आप लोगों को सभी को पता है, जैसे आप लोगों ने आयोनोस्फीयर पढ़ा है तो मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया है, जिसमें आप लोगों को 2 रेस कंप्लीटली मिलेंगे, वन इज द इंसिडेंट रे एंड द सेकेंड वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या होता है, जब भी इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही पाथ को फॉलो करते, एक ही पाथ को फॉलो करते, एट दैट टाइम रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। क्या होता है, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर हाइट, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर हाइट एंड दैट हाइट इट इज कॉल्ड एज द वर्चुअल हाइट। एक चीज ध्यान में रखना है, सपोज दिस इज द आयोनाइज्ड लेयर, सपोज दिस इज द आयोनाइज्ड लेयर, दिस आयोनाइज्ड लेयर consist of the 2 rays, one is the incident ray and the second one is the reflected ray। ठीक है, जैसे ही इंसिडेंट रे आयोनाइज लेयर पे आना शुरू हो गए, दैट रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो जैसे ही रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे दोनों भी एक सेम पाथ को फॉलो करेंगे, एट दैट टाइम वो रिफ्लेक्टेड होंगे एट अ पर्टिकुलर हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट से रिफ्लेक्टेड हो गए, एंड फ्रॉम दैट हाइट टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, दैट हाइट इट इज कॉल्ड एज द वर्चुअल हाइट। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट हाइट इट इज कॉल्ड एज द वर्चुअल हाइट। देन
ये हो गया वर्चुअल हाइट, मतलब एक इमेजिनरी लेवल पे। मुझे पता नहीं है कि आयोनोस्फीयर में कौन से लेयर तक मेरा रे गया है और वो कहाँ से इंसिडेंट हो रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ये मुझे पता है क्या? कहाँ पे इंसिडेंट हुआ और कहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रहा है नहीं पता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अपन क्या, वर्चुअल हाइट, मतलब इमेजिनरी लेवल पे। देन कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एक्चुअल हाइट। एक्चुअल हाइट क्या होता है? जैसे ही आप लोगों का एक पर्टिकुलर, जैसे कि मुझे डी एंड ई लेयर एक डिसअपियर नहीं होता डे टाइम में, मुझे अगर दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ तो भी ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल को ट्रांसमिट किया और दैट सिग्नल आर आयोनाइज लेयर को छू के नीचे आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम दैट पॉइंट टूवर्ड्स द ग्राउंड सरफेस, इट इज कॉल्ड एज द एक्चुअल हाइट। इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्चुअल हाइट। क्लियर? उसके बाद में आता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां से आपके सिग्नल रिटर्न बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, जहां से आपके सिग्नल रिटर्न बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर ऑल अबाउट द एक्चुअल हाइट, वर्चुअल हाइट एंड द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको आता है, वो है MUF, दैट इज द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? तो जैसे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां से सिग्नल रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। बट ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन से फ्रीक्वेंसी पे होता है? तो वहां पे भी एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, एज द स्काई वेव प्रोपैगेशन इज ओनली डन फॉर द मीडियम एंड द हाई फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी पे आएंगे आपके सिग्नल, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, दैट्स कॉल्ड एज अ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो these are all the parameters or the definitions related to the sky wave propagation। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। सबसे पहले वर्चुअल हाइट क्या होता है? तो वर्चुअल हाइट होता है incident ray and the reflected ray when the follows the exactly same path and the reflection takes place, that height it is called as a virtual height। Then what is meaning by actual height? Height from ionized curve to the earth surface called as actual height। उसके बाद में क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इट इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिटर्न बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। उसके बाद में क्या होता है? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, जहां पे आपका रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फॉर अ गिवन डिस्टेंस ऑफ प्रोपैगेशन। So these are the most important definitions of sky wave propagation which can be asked for the 2 and the 4 marks. So the next part is a little bit skip distance। skip distance क्या होता है? तो देखो सबसे important है कि skip distance मतलब it is a shortest distance। देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, it is a shortest distance। तो देखो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि जब भी मैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से सिग्नल को ट्रांसमिट करूंगी, मैं क्या करूंगी? सिग्नल को ट्रांसमिट करूंगी। जैसे जैसे मेरे सिग्नल ट्रांसमिट होना शुरू होंगे, तो दैट सिग्नल आर कम्स टूवर्ड्स द आयोनोस्फेरिक लेयर। किस में आ रहा है? आयोनोस्फेरिक लेयर। तो जैसे ही सिग्नल क्या हो गए? ट्रांसमिट हो गए आयोनोस्फेरिक लेयर में, क्या होगा? आयोनोस्फेरिक लेयर में सिग्नल ट्रांसमिट होना शुरू हो गए। वैसे ही आप लोगों के लेयर में जाके वो सिग्नल जितनी हाइट पे जाएंगे, सपोज मेरा पहले F1 लेयर पे आएगा, तो F1 लेयर सबसे ज्यादा हाइट पे होगा, तो वहां से रिफ्लेक्टेड होगा, तो दिस डिस्टेंस पॉसिबिलिटी इंक्रीजेस, बराबर है। उसके बाद में वो F1 के पास जाएगा, वहां से भी वो रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, देन कम टूवर्ड्स द D एंड द E लेयर, वहां पे भी वो रिफ्लेक्ट। बट जितने कम डिस्टेंस से वो रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस होगा, तो दैट डिस्टेंस इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होगा? दैट डिस्टेंस इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड विच इज कॉल्ड एज अ स्कीप डिस्टेंस। जिसको क्या बोलेंगे अपन? स्कीप
डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप लोगों के इंसिडेंट रेस आयोनोस्फीयर पे जाएंगे तो वो कितने एंगल के साथ में रिफ्लेक्शन ले रहा है और रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो उस वही मिनिमम डिस्टेंस को अपन बोलेंगे क्या, स्कीप डिस्टेंस। Clear everyone? So this is called as a skip distance, and here we conclude your skywave propagation. The course outcome for this course as understand the relevant media for transmission and the reception of the signal. अपन ने कौन से मीडिया से अपन सिग्नल को ट्रांसमिट एज वेल एज द रिसीव कर सकते ये भी देखा है. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्काई वेव प्रोपैगेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्काई वेव प्रोपैगेशन, ये अपन ने ये टॉपिक में पढ़ा है. अंडरस्टैंड द पैरामीटर्स ऑफ स्काई वेव प्रोपैगेशन अलोंग विथ आयोनोस्फीरिक लेयर. ये भी अपन ने पैरामीटर्स में क्या पढ़ा था, अपन ने वर्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट, स्किप डिस्टेंस को पढ़ा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को पढ़ा, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को पढ़ा. दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ स्काई वेव प्रोपैगेशन. उसके साथ साथ में अपन ने आयोनोस्फेरिक लेयर में भी पढ़ा था. कितने लेयर्स थे अपने पास, 4 लेयर्स थे, डी, ई, F1 एंड F2. तो दीज आर ऑल अबाउट द स्काई वेव प्रोपैगेशन. अभी यहाँ पे इस कोर्स आउटकम के साथ साथ कौन से प्रोग्राम आउटकम्स यहाँ पे अचीव हो रहे. तो देखो सबसे पहले कि ये पर्टिकुलर कोर्स आउटकम्स को आप लोगों के प्रोग्राम आउटकम अचीव हो रहे हैं वो है PO1, PO2, उसके साथ साथ PO6, 7, 8, 9 एंड 10. अभी 7 कैसे होता है, दैट इज द इथिक्स. तो अपन ने जब भी ये स्काई वेव प्रोपैगेशन मतलब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अपन यूज कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग उसको यूज कर रहे हैं और यूज करते टाइम अपन उसको फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर माइनस के साथ, इथिक्स के साथ, इसीलिए PO7 यहाँ पे अचीव हो रहा है. क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट पार्ट, दिस लेक्चर समराइजेस विथ, क्या पढ़ा अपन ने, कंसेप्ट ऑफ स्काई वेव प्रोपैगेशन को पढ़ा. उसके बाद में आयोनोस्फेरिक लेयर इन द स्काई वेव प्रोपैगेशन भी पढ़ा है अपन ने, एंड डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ स्काई वेव प्रोपैगेशन. सो हियर वी हैव टू conclude our sky propagation. Thank you so much for listening this lecture. In the next lecture we will study about space wave propagation. Thank you.